लास्ट लेक्चर में हमने जो ईआरपी होता है उसकी इम्प्लीमेंटेशन के कॉस्ट के बारे में पढ़ा था। मुख्तलिफ़ तरह की कॉस्ट आती है, उनका ओवरव्यू लेते हैं और आज के टॉपिक के ऊपर आते हैं हम। हमारे पास जो डायरेक्ट कॉस्ट आती है वो हार्डवेयर आपको परचेज़ करना पड़ता है, सर्वर्स, पीसीज और लैन नेटवर्क बनाना पड़ता है। उसके बाद आपको ऑपरेटिंग सिस्टम और डेटाबेसेस परचेज़ करनी पड़ती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के जो आपको लाइसेंस गेट करने पड़ते हैं, जो कि आमतौर पे पीरियोडिक होते हैं। और उसके बाद आपको जो नेक्स्ट कॉस्ट आती है वो ईआरपी की एप्लीकेशन लाइसेंसिंग फ़ी होती है, जो कि मेजर कॉस्ट है। ठीक है, क्योंकि ईआरपी आपको जो आपसे जो पेमेंट लेता है वो थ्रू लाइसेंसिंग लेता है। तो जब आप किसी मॉड्यूल का लाइसेंस गेट करते हैं तो आप उस मॉड्यूल की फ़ी पे करते हैं फॉर स्पेसिफिक टाइम पीरियड। उसके बाद हमने ये डिस्कस किया था कि कितनी तरह के हमको जो लाइसेंस देता है, डेवलपर लाइसेंस होता है, प्रोफेशनल होता है और यूज़र लाइसेंस होता है। ईआरपी एप्लीकेशन मेंटेनेंस कॉस्ट होती है, जो कि आम तौर पे उस फ़ी का 18 से 22% तक होता है। ठीक है, और ये अगले 3 से 5 साल की कॉस्ट इंक्लूड कर लेते हैं, क्योंकि वो मेंटेनेंस तो डेफिनेटली होनी ही है। उसके बाद हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सॉफ्टवेयर लाइसेंस फ़ी, जो कि उसके साथ आपको सॉफ्टवेयर एडिशनल चाहिए होते हैं, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होते हैं, आप उनकी भी कॉस्ट को इंक्लूड कर लेते हैं। इसके लिए हमने एग्जांपल देखी थी फिजियो और आयरस वगैरह की। उसमें जो टूल्स आपको चाहिए होते हैं आप उनकी कॉस्ट पे करते हैं, उनकी लाइसेंसिंग कट करते हैं। उसके बाद कंसल्टिंग सर्विस होती है। ये आप डेफिनेटली ईआरपी सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने से पहले उसकी कंसल्टेंट टीम लेते हैं, तो कंसल्टेंट टीम की जो कॉस्ट होती है वो यहाँ पे करनी पड़ती है। पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट फ्रॉम कंसल्टिंग कंपनी, जब आप सिस्टम को लेके चलते हैं तो बहुत सारी चेंज रिक्वेस्ट्स आती हैं। बाज़ दफ़ा वो माइनर होती हैं, लेकिन जब कभी वो मेजर होती हैं तो आपको कंसल्टिंग टीम को इन्वॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, तो कंसल्टिंग टीम जो होती है फिर वो दोबारा से आपको उसकी इनवाइस जनरेट करती है, आप उसको पेमेंट करते हैं। फिर ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग में ट्रेनर्स की फ़ीस होती है, जहाँ पे ट्रेनर्स को रखना है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन की, अकोमोडेशन की फ़ी आती है। फिर उस दौरान जो आपकी प्रोडक्शन रुक जाती है या जिस डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग हो रही है वो डिपार्टमेंट अपनी वर्किंग को स्टॉप करता है, तो उस दौरान जो है वो ट्रेनिंग अल्टीमेटली आपकी कॉस्ट को इफ़ेक्ट करती है। गो कि वो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है, तो बहरहाल वो कॉस्ट होती है। ठीक है, उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस आपको एक परचेज़ करना पड़ता है। ये रेगुलर कॉस्ट होती है कि आप एक ऑफिस जनरेट करते हैं जहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम बैठती है। ऑफिस का रेंट, उसके इक्विपमेंट्स और उसकी जो है ना वो स्टेशनरी एक्सेट्रा आपको लगानी पड़ती है। उसके बाद अदर कॉस्ट में आपको कुछ टेम्परेरी लोग इंगेज करने पड़ते हैं, ऑडिट्स करवाने पड़ते हैं एक्सटर्नल, और ऑडिट मतलब आप गो लाइव से पहले ऑडिट करवाते हैं। ये आमतौर पर वेंडर ही करता है, लेकिन उसके लिहाजा से आपको फ़ी पे करनी पड़ती है। इनडायरेक्ट कॉस्ट में हमने पढ़ा था कि प्रोसेस आपका डिस्टर्ब हो जाता है या आपके एम्प्लॉयज़ जो इन्वॉल्व होते हैं उनकी जगह पे आपको रिप्लेसमेंट लेनी पड़ती है। जब आप रिप्लेसमेंट लेते हैं तो वो जो आपका ओरिजिनल वर्क जो डिस्टर्ब हुआ होता है उस लेवल की प्रोडक्शन नहीं आ पाती, तो इससे अल्टीमेट नुकसान होता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट आती है। आज के दिन में हम ये पढ़ेंगे कि जो बेनिफिट्स क्या होते हैं ईआरपी सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के। देखिए, ये सबसे डिफ़िकल्ट फेस होता है कि आप बेनिफिट्स को रियलाइज़ करें। जब बेनिफिट को रियलाइज़ करती है ऑर्गेनाइजेशन, तो तब वो देखती है कि इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट जो हमने की है उससे क्या रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एनालिसिस जो है वो इम्पॉर्टेंट है। आप अपनी टॉप मैनेजमेंट को सेटिस्फाई करते हैं इस एनालिसिस की बेस के ऊपर। बहुत सारे बेनिफिट्स जो है ना वो स्टार्ट पे आपको मिलना शुरू हो जाते हैं, लेकिन कुछ बेनिफिट्स जो है ना ग्रेजुअली जैसे जैसे वो सॉफ्टवेयर ग्रो करता है वैसे वैसे आपको रियलाइज़ होते हैं। आमतौर पे उसको ईयर्स लगते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस की जो इम्प्रूवमेंट आ रही होती है उसका फैक्टर ईआरपी नहीं होता। ईआरपी के साथ साथ कुछ और फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। जिस तरह से कंपनी कुछ और जो है वो लेटेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स के ऊपर जा रही होती है। जिस तरह से सिक्स सिग्मा हमने उसके बारे में डिस्कस किया था, जस्ट इन टाइम के हमने डिस्कस किया था बारे में। और यहाँ पे कुछ उनकी प्रोसेस इंप्रूवमेंट की वजह ये भी होती है कि नए प्रोडक्शन मैकेनिज़्म आ चुके होते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन के लिए न्यू मशीनरी आ चुकी होती है। तो बहुत सारे और भी जो है फैक्टर्स होते हैं परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट के। हमने उसमें से वो फैक्टर्स हाईलाइट करने हैं। हमसे मुराद यहाँ पे वो कोर टीम है जिन्होंने ये इम्प्लीमेंटेशन करवाई हुई है। ईआरपी की इम्प्लीमेंटेशन में जो कोर टीम इन्वॉल्व थी उन्होंने इस चीज़ को डिफेंड करना है
कि ये जो परफॉर्मेंस के अंदर इंक्रीज़ या इंक्रीमेंट नज़र आ रहा है, इसमें ERP का कहाँ कहाँ पे रोल है। तो ERP जहाँ जहाँ पे जिन जिन एरियाज़ को इफ़ेक्ट करती है, उनको हम दो बाउंड्रीज़ के अंदर डिवाइड करते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। डायरेक्ट जो चीज़ें आपको नज़र आती हैं, ये आपको इम्प्लीमेंटेशन के फौरी बाद नज़र आना शुरू हो जाती हैं, और जो इनडायरेक्ट होती हैं, नॉन टेंजिबल, वो आपको ग्रेजुअली नज़र आती हैं। आपको जब आप ईयर्स का एनालिसिस करते हैं, आप ग्राफ और चार्ट डेवलप करते हैं, तो अल्टीमेटली ये चीज़ें आपको फिर नज़र आती हैं कि आपके सिस्टम में पहले ये फ्लॉज थे और अब ये बेहतरी आनी शुरू हो गई है। तो हमारे पास जो टेंजिबल बेनिफिट्स एरियाज़ हैं, उनमें हमारे पास इन्वेंट्री रिडक्शन या इन्वेंट्री प्लानिंग है। ERP का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये इंटरप्राइज रिसोर्स को प्लान करती है। किसी भी इंटरप्राइज के अंदर जो रिसोर्स होते हैं उनको प्लान करती है। तो बेसिक पर्पस इसका प्लानिंग है। इन्वेंट्री से मुराद वो चीज़ें जो कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी प्रोडक्शन के लिए परचेज़ करती है, बाहर से लेके आती है, उसके पास जो स्टॉक अवेलेबल होता है, जहाँ से उसका प्रोडक्शन का साइकिल स्टार्ट होता है, ठीक है, तो वो चीज़ें अपने पास एज ए इन्वेंट्री लेके आती है, उसको मैनेज करते हैं। जब इन्वेंट्री मैनेज होना शुरू होती है, तो अल्टीमेटली जो परचेजिंग कॉस्ट है, प्रिक्योरमेंट कॉस्ट है, वो कम होना शुरू हो जाती है। तो पहले नंबर पे हम कहते हैं चेक अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी की चेकिंग का एक मैकेनिज़्म है। जब हम कोई चीज़ परचेज़ करते हैं, हम अपने सिस्टम की इन्वेंट्री के अंदर उसको लेके आए हैं, तो उसकी एंट्री करते हैं अपने ERP सिस्टम के अंदर। ERP सिस्टम के अंदर अवेलेबिलिटी होती है कि कौन सी चीज़ किस वेंडर से किस डेट को परचेज़ की गई है और उसकी क्वांटिटी क्या है, ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल, एक ऑर्गेनाइजेशन के मुख्तलिफ यूनिट्स हैं या मुख्तलिफ हेड्स हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स उसके अंदर वर्क कर रहे हैं, तो जहाँ पे स्टॉक जो है वो एक्सेस में अवेलेबल है, आपके पास दूसरी जगह पे अवेलेबल नहीं है, आप न्यू से प्रोक्योर करने के बजाय आप वहाँ से उसको ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि किस हेड में कौन सी चीज़ एक्सेस में पड़ी हुई है और जहाँ पे उसकी कमी हो रही है, यानी कि वो लोएस्ट सेफेस्ट लिमिट से के करीब करीब आ गई है, हम स्टॉक का ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यानी कि आपको एक्स्ट्रा परचेजिंग करने के बजाय जो हमारे प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट होता है या हमारी टॉप मैनेजमेंट होती है, उनके पास एक सिंगल क्लिक के ऊपर इंफॉर्मेशन होती है कि ये जो स्टॉक हमारे पास किसी एक प्रोडक्ट का ख़त्म हो रहा है, किसी एक रॉ मटेरियल का ख़त्म हो रहा है, ये किसी दूसरी जगह पे अवेलेबल है, आप वहाँ से उठा के उसको ट्रांसफ़र करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, शॉपिंग जो है ना, हम कहते हैं उसको कवरिंग पेपर उसके ऊपर लगाना है, ठीक है, हम उसको कहते हैं उसके ऊपर प्लास्टिक बैग हम लगाना चाहते हैं किसी प्रोडक्ट के ऊपर, तो प्लास्टिक बैग एक यूनिट के अंदर ख़त्म हो रहा है, तो हम सिस्टम में देखते हैं कि किसी दूसरे यूनिट के अंदर वो चीज़ एक्सेस में पड़ी हुई है, हम वहाँ से वो शॉपिंग बैग उठा के इस यूनिट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो जो हमारे पास हम ज़्यादा एक्सेस में परचेज़ कर रहे थे ना, वो कॉस्ट रिड्यूस होती है। तो हम लोएस्ट लिमिट को चेक करते हैं और उसके मुताबिक हम ट्रांसफ़र करने की फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल होती है। हम उसको एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र करते हैं ताकि हमारे पास रिडक्शन हो इन प्राइस, पैसों में जो हम चीज़ प्रोक्योर कर रहे हैं, चीज़ें ख़रीद रहे हैं, उसके अंदर कमी आए। दूसरे नंबर पे जो हमारे पास एक्सपायरी चेक होता है, जैसे ही हम चीज़ जो है ना वो परचेज़ करती है कोई ऑर्गेनाइजेशन, तो वो क्या करती है, उसके मुताबिक कुछ इन्फॉर्मेशन उसके अगेंस्ट स्टोर करती है अपने पास। उसकी जो हम कहते हैं प्रोडक्शन डेट है, कब वो प्रोड्यूस की गई थी, उसका एक्सपायरी डेट क्या है, उसकी प्राइस क्या है, उसका वेंडर कौन सा है, और उसकी मनी बैक वारंटी के मतलब उसके क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ये चीज़ें उसके अंदर स्टोर हो जाती हैं। जब ये चीज़ें स्टोर हो जाती हैं, आप देखते हैं कि कौन सा स्टॉक नियरली एक्सपायरिंग है। फॉर एग्जांपल, डाइंग के लिए केमिकल्स परचेज़ किए गए हैं, तो हम देखते हैं कि जो वो स्टॉक के अंदर चीज़ें आती जा रही हैं, वो सिस्टम का पार्ट बनती जाती हैं, फिर जो इस्तेमाल होती जाती हैं सिस्टम से हम उनको माइनस करते जाते हैं। हम देखते हैं कोई ऐसा स्टॉक है जो कि एक्सपायरी के करीब है, हम उन केमिकल्स को, उन डाइंग मटीरियल को प्रेफरेबली इस्तेमाल करेंगे ताकि वो अपनी एक्सपायरी लिमिट तक ना पहुँचे, बजाय इसके कि जो नया मटीरियल आ रहा है हम उसको इस्तेमाल करते जाएँ और पुराना मटेरियल जो किसी हम कहते हैं स्टॉक के अंदर किसी वेयर हाउस के अंदर पड़ा हुआ है किसी जगह पे, उसके बारे में हमें पता ना हो कि ये एक्सपायरी के करीब है, हम उसको तब देखें जब वो एक्सपायर हो चुका है, तो अल्टीमेटली उसकी कॉस्ट जो है ना कंपनी के ज़िम्मे आती है, ठीक है। तो हम चीज़ों ये क्योंकि काफ़ी एक्सेस में होता है, जहाँ पे बड़े यूनिट्स होते हैं, हम वहाँ पे इन चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाते मैनुअली। आपका सिस्टम आपको बताता है कि ये चीज़ जो है ना ये नियर टू एक्सपायरी है, तो अल्टीमेटली हम उस एक्सपायरी वाले, नियर एक्सपायरी वाले उठा के मटेरियल को कंज्यूम करते हैं, तो वो हमारे लिए एक कॉस्ट सेविंग का मैकेनिज़्म बनती है। उसके बाद हम कहते हैं प्रोडक्शन एंड परचेज एज़ पर नीड। हम चीज़ों को, क्योंकि हम कस्टमर के साथ भी
इन लाइन है, हम मार्केट को भी देख रहे हैं और हम फ्यूचर ट्रेंड्स को भी देख रहे हैं। हम उसके मुताबिक प्रोडक्शन करते हैं और उसके मुताबिक प्रोडक्शन के लिए हम मटेरियल परचेज़ करते हैं। इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं किसी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हवाले से, जो अपैरल्स को डील करते हैं, गारमेंट्स वगैरह को। हम देखते हैं कि सीज़न चेंज हो रहा है, फ्यूचर नीड जो है ना वो अब समर कलेक्शन नहीं है, विंटर कलेक्शन है। तो हम रॉ मटेरियल वो परचेज़ करेंगे जो कि विंटर प्रोडक्शन के लिए, हमारे लिए विंटर की प्रोडक्शन के लिए फ़ायदेमंद होगा। हम वो वाला मटेरियल पर जो परचेज़ नहीं करेंगे जो कि समर के लिए सूटेड है। हम प्रोडक्शन और परचेज़ अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ यूज़र करते हैं। जिस तरह की यूज़र रिक्वायरमेंट जनरेट कर रहा है, हम उस तरह की चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इन लाइन होता है आपके ERP की वजह से। ERP आपको फ्यूचर ट्रेंड्स दे रही होती है। ठीक है, ERP आपको बताती है कि जून के मंथ में ये जो सितंबर के मंथ में आपको किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, आपको अगर समर कलेक्शन प्रोड्यूस करनी है तो किस क्वांटिटी में करनी है, और अगर आपने विंटर कलेक्शन प्रोड्यूस करनी है तो वो किस क्वांटिटी में करनी है। तो आपकी सेल और प्रोडक्शन जो है वो एक लिमिट के तहत हो रही है। अदरवाइज आपने जितना भी रॉ मटेरियल प्रोड्यूस किया है, मे बी वो नेक्स्ट ईयर तक जो है ना वो टेंडर हो जाए, तो नेक्स्ट ईयर तक उसके डैमेज और टेंडर होने का जो नुकसान होता है वो कंपनी के ज़िम्मे आ रहा होता है। अल्टीमेटली ERP की वजह से वो सेव होता है। उसके बाद आता है मैच सेट ऑफ रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स जो हम परचेज़ कर रहे हैं, तो कंपनी परचेज़ कर रही है मुख्तलिफ रॉ मटेरियल्स। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो है ना एक बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो एक चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। वो कहती है कि जी हम जो है ना वो टायर्स बहुत ज़्यादा परचेज़ कर रहे हैं। उसके बरक्स जो है ना वो उसकी जो सीट है बाइक की, वो उतनी ज़्यादा जो है ना वो नहीं लेके आ रही। क्या आपकी प्रोडक्शन बैलेंस्ड रहेगी? आपकी प्रोडक्शन बैलेंस्ड नहीं रह सकती। मार्केट में जब आप चीज़ अपनी प्रोडक्ट को लेके जाएंगे तो जितनी बाइक्स बनी है उतनी ही आपको, उसी रेशो से आपको टायर चाहिए होंगे और उसी रेशो से आपको सीट्स चाहिए होंगी। ठीक है, तो हम कहते हैं कि जी जो ERP है ना, ये एक मैकेनिज्म देती है कि आप मैच सेट ऑफ रॉ मटेरियल लें। ऐसा नहीं है कि आप जो है ना टायर आप जो है ना वो 2 मिलियन ले लें और जो आपके पास सीट्स हैं वो आप 0.5 मिलियन लें। तो ये कभी भी आपकी एक इवन प्रोडक्शन नहीं होगी इस वजह से। ठीक है, अल्टीमेटली आपको दूसरी दफ़ा दोबारा कॉस्ट इंक्लूड करनी पड़ेगी। पहली दफ़ा जो कॉस्ट इंक्लूड हुई है, उस इंक्लूडमेंट से आपकी प्रोडक्शन जो है ना वो एक लिमिट तक होगी। उसके बाद वो प्रोडक्शन जो है ना वो कंप्लीट अपना साइकिल पूरा नहीं कर सकेगी। मतलब ये कि आपके टायर्स तो आपके पास सक्सेसफुली अवेलेबल हैं, लेकिन जो सीट्स हैं बाइक की वो आपके पास 0.5 मिलियन थी। ठीक है, वो हम कहते हैं कि 1 साल के लिए सफिशेंट थी। टायर्स 1 साल के लिए सफिशेंट थे, लेकिन जो आपकी सीट्स हैं ना वो लेस थी। हम कहते हैं टायर को रिड्यूस करके तो सीट्स को बढ़ाते हैं, दोनों को 1 मिलियन के ऊपर ले आते हैं, ताकि जो हमारी 1 मिलियन 1 साल की प्रोडक्शन है होंडा कंपनी की वो पूरी हो जाए। तो हम कहते हैं मैच सेट ऑफ रॉ मटेरियल्स। जो रॉ मटेरियल्स हम लेके आते हैं उसका मैच सेट हो। ये ना हो कि 2 तरह के मटेरियल्स चाहिए हमको प्रोडक्शन के लिए, एक को हम 1 kg ऑर्डर कर लें और दूसरे को हम जो है ना वो 40 kg ऑर्डर कर लें। तो हम बैलेंस सेट लेते हैं। ये आपको आपका ERP सिस्टम गाइड करता है कि आपकी जो प्रोडक्शन है, प्रीवियस प्रोडक्शन हिस्ट्री, उसके मुताबिक आपको इतना मटेरियल चाहिए इतनी प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, क्योंकि जो ऑर्डर होता है वो जो आपका इंक्वायरी होती है, कस्टमर ने इंक्वायर किया कि क्या आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबल है इतनी। मार्केट में कस्टमर जो है ना वो रिक्वायरमेंट जनरेट कर रहा है कि 500 आईफोन्स जो है ना वो फैसलाबाद की इस सिटी में चाहिए। तो 500 की इंक्वायरी जो है ना फौरी तौर पे ऑर्डर के अंदर कन्वर्ट होती है। ऑर्डर के अंदर कन्वर्ट होने के फौरी बाद उसका हम देखते हैं स्टॉक अवेलेबिलिटी। स्टॉक अगर अवेलेबल नहीं है तो फौरी तौर पे हम देखते हैं रॉ मटेरियल। अगर रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है तो हम देखेंगे कि रॉ मटेरियल कौन सी चीज़ मिसिंग है। तो हमें ये पता चलेगा कि अगर वो ऑर्डर्ड सेट है, मैच सेट है, तो तमाम चीज़ें अवेलेबल होंगी, फौरी तौर पे प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। और अगर वो मैच सेट नहीं है, ठीक है, एक चीज़ बहुत ज़्यादा कम मिकदार में है और दूसरा रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा मिकदार में है, तो कभी भी एक सक्सेसफुल प्रोडक्शन साइकिल स्टार्ट नहीं हो सकता। ERP आपको फ्यूचर हिस्ट्री से उसके मुतालिक आगाह करती है कि आपको इतनी चीज़ें प्रोड्यूस जो है ना वो परचेज़ करनी चाहिए, ताकि आपकी प्रोडक्शन जो है ना वो एक लेवल के मुताबिक स्टार्ट हो सके। उसके बाद हम कहते हैं नो इन्वेंटर बिल्डअप फॉर ऑब्सलीट मटीरियल्स। ऑब्सलीट मटीरियल से मुराद वो चीज़ें जो कि वो मटीरियल्स, वो टेक्नोलॉजीज़ जो कि ख़त्म होती जा रही है मार्केट से। ठीक है, हम क्या कहते हैं, चीज़ें प्रोड्यूस ला के तो उसको इन्वेंट्री के अंदर स्टोर करना शुरू कर देते हैं। मतलब हम किसी फैशन इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, तो हमने किसी ख़ास मटेरियल जो है ना उसका क्लॉथ हमने परचेज़ कर लिया बहुत ज़्यादा एक्सेस क्वांटिटी में, लेकिन वो फैशन जो है ना वो आउटडेटेड हो गया।
अब किसी नई चीज़ का ट्रेंड शुरू हो गया, तो वो जो हमारे पास पहला स्टॉक पड़ा हुआ है वो हमारे लिए ज़ाया हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि वो आपको एक मैच सेट देता है और आपको कस्टमर की इंक्वायरी के मुताबिक जो है ना प्रोडक्शन आपके सामने जनरेट हो रही होती है, आप उसके मुताबिक प्रोक्योरमेंट करते हैं और उसके मुताबिक प्रोडक्शन बना के दे देते हैं। तो आपके पास बहुत ज़्यादा हीप्स जो है ना वो ऐसे मटेरियल की प्रोड्यूस नहीं होती जो कि आपके लिए यूज़लेस है, जो कि आपकी प्रोडक्शन के लिए भी काबिल इस्तेमाल नहीं है और मार्केट में रीसेलेबल भी नहीं है। तो अल्टीमेटली इसकी कॉस्ट भी जो कंपनी में आनी थी, हमने उसको थ्रू ईआरपी कवर किया। ईआरपी आपको गाइड करता है कि आपके पास जो हीप्स ऑफ इन्वेंट्री बिल्टअप हो रही हैं, आप उनको जो है ना वो किसी जगह पे कंज्यूम करें, अदरवाइज आप उसको सेल करें। जो हीप्स ऑफ इन्वेंट्री बिल्ट हो रही होती है, ये डेफिनेटली हम कहते हैं लार्जर कॉस्ट इसके ऊपर प्रोक्योरमेंट की आ रही होती है। जब हम चीज़ों को प्रोक्योर करते हैं, उसके ऊपर हमें टैक्सेबल डिपार्टमेंट्स की जो रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करना पड़ता है, तो वो एक्सपेंसिवली परचेज़ करनी पड़ती हैं। और जब आप उनको सेल करते हैं तो डेफिनेटली वो सारी की सारी चीज़ें लॉस में जाती हैं, ठीक है। अगर आप उसको प्रोडक्शन में लेके जाते हैं तो फिर वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव करती हैं। तो हम क्या कहते हैं, वो जो बल्क में चीज़ें पड़ी हुई हैं ना स्टॉक में, जिनकी अभी हम ज़रूरत नहीं है, वो सारी की सारी कंपनी का नुकसान हो रहा है। ईआरपी जो है ना वो आपको एक ऐसा सेटअप देता है कि वो सारी चीज़ों की जो ना वो एक हम कहते हैं कि यूजलेस चीज़ों का स्टॉक जो ना आपके पास अवेलेबल नहीं होता। आपकी प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट होती है, प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू परचेज होती है। तो ये हमारे पास इन्वेंट्री को कंट्रोल करने का मैकेनिज्म है, जो कि डायरेक्टली बेनिफिट आपको मिलना शुरू हो जाता है। जो ऑर्गेनाइजेशन ईआरपी इंप्लीमेंट करती है, विद इन 1 ईयर वो देखती है कि जो पिछले साल में हमने इतने लाख की या इतने करोड़ की जो है ना वो परचेजिंग की और इतनी हमें जो है ना वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हासिल हुआ। इस साल हमने जो प्रोक्योरमेंट की है, परचेजिंग की है, उसमें इतने लाख की कमी आई है, ठीक है। तो वो जो इतने लाख की कमी आ रही है ना उसी प्रोडक्शन के ऊपर, यानी कि हम 100 जो है ना वो जैकेट्स प्रोड्यूस करते हैं, 100 जैकेट प्रोड्यूस करने के लिए आपको पहले 50 लाख का मटेरियल लेना पड़ता था और इस दफ़ा 40 लाख का मटेरियल लेना पड़ा है 100 जैकेट्स के लिए। तो वो 10 लाख का जो मार्जिन है वो आपका ईआरपी की वजह से निकला है, ठीक है। तो ईआरपी आपको इस तरह से डायरेक्ट बेनिफिट दे रही होती है थ्रू इन्वेंट्री। आगे मूव करते हैं, बेटर कस्टमर सर्विसेज रिड्यूस लॉस सेल्स। कस्टमर सर्विसेज जो है ना वो इम्प्रूव होती हैं। अभी हमने ये बात की कि कस्टमर सर्विसेज किस तरह से इम्प्रूव होती हैं। कस्टमर सबसे पहले इंक्वायरी जनरेट करता है। जो डे 1 से हम एग्जांपल ले रहे हैं कि आईफोन प्रोडक्शन कंपनी को 500 आईफोन्स का ऑर्डर मिलता है, तो वो जो ऑर्डर है वो इंक्वायरी है एक कि क्या इतना ऑर्डर अवेलेबल है। वो ऑर्डर फौरी तौर पे कन्वर्ट होता है, जो इंक्वायरी है फौरी तौर पे ऑर्डर के अंदर कन्वर्ट होती है। ऑर्डर के मुताबिक उसका स्टॉक चेक किया जाता है। स्टॉक अगर अवेलेबल है तो उसको शिपमेंट के प्रोसेस में लेके जाया जाता है। अगर स्टॉक अवेलेबल नहीं है तो हम उस रिक्वेस्ट को प्रोडक्शन के अंदर लेके जाते हैं। प्रोडक्शन के अंदर वहाँ पे अगर चीज़ें अवेलेबल नहीं है तो हम प्रोक्योरमेंट करते हैं, रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, फिर उसकी परचेजिंग के बाद प्रोडक्शन की जाती है। आफ्टर प्रोडक्शन हम उसको शिपमेंट के अंदर लेके आते हैं, फिर कस्टमर की। तो ये वाला साइकिल अगर ये मैनुअल होता है तो ये मंथ्स के ऊपर मुहित होता है, और अगर ये सारे का सारा ईआरपी के ऊपर होता है तो ये डेज के अंदर या वीक्स के अंदर आ जाता है। इससे क्या होता है, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन डेवलप होती है। कस्टमर जो है ना वो आपके ऊपर रिलायबिलिटी करना शुरू कर, रिलायबल हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या फीचर्स होते हैं, इसमें कैपेबिलिटी ऑफ मेकिंग एन अवेलेबिलिटी चेक बिफोर मेकिंग एनी कस्टमर प्रॉमिस। आप देखते हैं कि जी आपके पास कितना रॉ मटेरियल अवेलेबल है, या कौन कौन से वेंडर्स आपको इमीडिएटली रॉ मटेरियल दे सकते हैं, और कितनी देर में आप प्रोडक्शन कर सकते हैं, और कितनी देर में शिपमेंट का प्रोसेस होगा। तो आप कस्टमर से कहते हैं कि जी आपके 500 आईफोन्स की जो इंक्वायरी है, हाँ विद इन 15 डेज जो है ना उसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। आप ये 15 डेज का जो गेस्ट लगा रहे हैं, ये आपके ईआरपी के अंदर जो इन्फॉर्मेशन आपकी सिंगल क्लिक के ऊपर अवेलेबल है उसके थ्रू आ रही है, ठीक है। आप सारी चीज़ें देखते हैं कि स्टॉक में कितना अवेलेबल है। लेट्स सपोज हम कहते हैं 200 आईफोन अवेलेबल है, बाकी 300 डेवलप करना है, 300 का रॉ मटेरियल अवेलेबल है। तो हम क्या करते हैं, उसकी डेवलपमेंट का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। हम कहते हैं डेवलपमेंट के लिए हमें 5 डेज़ चाहिए, उसकी सैम्पलिंग के लिए 5 डेज़ की शिपमेंट और इन्वाइजनेशन के लिए चाहिए। तो 5 डेज़ का हम मार्जिन रखते हैं, और मार्जिन रखने के बाद हम उसको कस्टमर को प्रोवाइड कर देते हैं 15 दिन की डेडलाइन। कस्टमर को 15 दिन के बजाय वो चीज़ जब 14 दिन के अंदर मिलती है तो कस्टमर जो है ना वो आपके ऊपर इन्हिसार करना शुरू करता है। जब हम 15 दिन कह के उसको 30 दिन के ऊपर लेके जाते हैं तो कस्टमर जो है ना वो आपसे वो प्रोडक्ट परचेज करने से रिलक्टेंट हो जाता है। तो एक जो है ना वो हम महंगी प्रोड्यूस होना शुरू होती है बाय यूजिंग ईआरपी सिस्टम्स।
तो ERP सिस्टम जो है ना, ये कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का एक अहम टूल है। रिड्यूस केसेस ऑफ स्टॉक आउट्स नहीं होते, मतलब ये कि आपने आईफोन की असेंबलिंग करनी है और उसके अंदर जो माइक्रोफोन है उसकी हमने एक लिमिट सेट की हुई कि जब वो 200 माइक्रोफोन्स रह दें आपके पास तो सिस्टम अलार्म जनरेट करना शुरू कर दे। हमारे पास जो ना वो 200 के करीब रेंज के अंदर आ चुके हैं। प्रोडक्शन हमने करनी है 500 आईफोन्स की। 500 आईफोन असेंबल्स करने, तो आपके पास ये जो माइक्रोफोन है जो उसके अंदर लगना है, फिट होना है, वो 200 है। सिस्टम आपको फौरी अलार्म जनरेट करेगा कि जिस दौरान इसकी बाकी असेंबलिंग हो रही है, आपका ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला पार्ट है, इसको जो है ना हम किसी जगह से प्रोक्योर कर लें, किसी वेंडर से हम इसको परचेज़ कर लें, या इसको अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, वहाँ से प्रोड्यूस करवा लें। तो स्टॉक आउट्स जो है ना वो आपके पास इजीली ट्रेसेबल होते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि हमारे पास जो बिल्ट आईफोन है वो कितना है और मार्केट में पर मंथ सेल कितनी है। हम कहते हैं बिल्ट हमारे पास जो है ना, लेट्स सपोज 200 पड़ा हुआ है और मार्केट में पर मंथ जो सेल है ना वो 400 आईफोन्स हैं। तो हम अपनी प्रोडक्शन के प्रोसेस को स्पीड अप करते हैं। लेट्स सपोज आप देखते हैं कि जी आपके पास जो है ना 500 आईफोन्स पड़े हुए हैं, सॉरी 600 आईफोन्स पड़े हुए हैं और मार्केट में पर मंथ जो सेल है वो हमारे पास 500 आईफोन की पर मंथ सेल है। तो आपके पास 100 अभी एक्सेस में पड़े हुए हैं, तो आप अपना फोकस कर देते हैं R&D के ऊपर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर, कि जी हम इस दौरान मज़ीद आईफोन प्रोड्यूस करने के बजाय हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर चले जाते हैं और एज़ पर नीड अगले मंथ की ज़रूरत के मुताबिक हम अगले मंथ में नई प्रोडक्शन करते हैं या एज़ पर ऑर्डर करते हैं। अदरवाइज़ हम जो है ना वो जिस तरह से ओवर टाइमिंग की कॉस्ट जो है सेव हो जाती है, इस तरीके से लेबर कॉस्ट सेव हो जाती है इस तरह से, तो हम कॉस्ट को सेव करते हैं अपने स्टॉक को कॉन्टीन्यूसली चेक करने से। जब वो स्टॉक को चेक कर रहे हैं और मार्केट नीड, मार्केट ट्रेंड का एनालिसिस कर रहे हैं, आप उसके मुताबिक अपना स्टॉक रेडी रखते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास है रिड्यूस्ड लीड टाइम ऑफ शिपमेंट। शिपमेंट क्या होता है? स्टॉक में जो आपके पास प्रोडक्ट है वो बिल्ट इन अवेलेबल है, बनी बनाई अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल वो जैकेट्स हैं, वो मोबाइल फ़ोन है, वो आपके पास बाइक मैन्युफैक्चरिंग है, जितनी आपको ऑर्डर जनरेट हुआ है उतनी चीज़ अवेलेबल है। तो अब उसके शिपमेंट का प्रोसेस है, ये भी हमने एक डायग्राम चैप्टर 1 के अंदर पढ़ी थी। उसमें हमने ये देखा था कि ये जो हम ऑर्डर लगाते हैं, कोई यूज़र जो है ना ऑर्डर लगाता है, ऑर्डर लगाने के बाद एक प्रोसेस स्टार्ट होता है। ठीक है, ऑर्डर्स जो है ना वो आपके मार्केटिंग डिपार्टमेंट से सेल डिपार्टमेंट के पास आता है, सेल के बाद वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर आता है जो कि उसकी प्रीवियस रिकॉर्ड को चेक करते हैं। उसके बाद वो चले जाता है इन्वेंट्री डिपार्टमेंट, स्टॉक डिपार्टमेंट के पास। ठीक है, प्रोडक्शन में देखा जाता है क्या स्टॉक अवेलेबल है, फिर वो जो फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है उसकी इनवाइस जनरेट करता है और शिपमेंट डिपार्टमेंट उसकी पैकिंग का बंदोबस्त करता है, यानी कि उसको शिप कैसे करना है। फिर वो इन्वाइसेस ट्रांसफ़र की जाती हैं और वो चीज़ों को शिपमेंट किया जाता है। शिपमेंट करने के बाद उसकी जो है ना वो कॉस्ट जो जिसने परचेज़ किया है वो पे करता है, उसकी बिलिंग करता है। तो ये सारे का सारा प्रोसेस अगर कंप्यूटराइज हो तो इसके ऊपर जो है ना चंद दिन लगते हैं। अदरवाइज़ ये प्रोसेस महीनों तक मुहित होता है कि एक डिपार्टमेंट ने अप्रूवल लेना है, अपनी कंप्यूटर अथॉरिटी से साइन करवाना है, फिर आगे मूव होना है, फिर आगे मूव होना है। तो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट ज़ाहिर ब्लैक एंड वाइट के अंदर आपस में कम्युनिकेशन करते हैं रिटन फॉर्म में, तो उसके ऊपर महीनों लगते हैं। अब हमारे पास जो शिपमेंट का टाइम है वो रिड्यूस हो गया। अगर आपके पास प्रोडक्ट बिल्ट इन अवेलेबल है, वो सारी सिस्टम क्योंकि ERP सभी को सेंट्रलाइज कर रही है, तो ऑर्डर से डायरेक्टली जो इंक्वायरी को यूज़र ने इंक्वायरी की है कि क्या इतनी चीज़ मिल सकती है विद इन अ मंथ, विद इन अ वीक, हम उस ऑर्डर को फौरी तौर पे इंक्वायरी में कन्वर्ट करते हैं। इंक्वायरी को फौरी तौर पे हम जो इंक्वायरी से ऑर्डर से हम उसका स्टॉक को चेक करते हैं, इनवाइसेस जनरेट करते हैं और शिपमेंट का प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं और विद इन फ्यू डेज़ कस्टमर को रिक्वायर्ड प्रोडक्ट पहुंच जाती है, जिसको पहले के महीनों लगते थे। अब जितना ये टाइम रिड्यूस होगा, अल्टीमेटली कस्टमर की सेटिस्फैक्शन इंक्रीज होगी। नेक्स्ट हमारे पास है क्विक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड प्राइसिंग। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड प्राइसिंग, जो प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं उसकी कॉन्फ़िगरेशन और उसकी प्राइसिंग के बारे में हम डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी कि जो हम जैकेट सेल कर रहे हैं उसके ऊपर जो हम लोगो लगा रहे हैं वो लेट्स सपोज बना हुआ है चमड़े का। ठीक है, हमें कुछ ऑर्डर आता है कि जो आप उसके ऊपर लोगो लगाते हैं अपनी प्रोडक्शन कंपनी का, वो स्टील से बना हुआ हो। ठीक है, या इसी तरह से हम एग्जांपल ले लेते हैं, कोई कंपनी जो है ना वो कंप्यूटर सिस्टम परचेज़ कर रही है,
कस्टमर को वैसा सिस्टम नहीं चाहिए जिस तरह आपने बना के रखा हुआ है। वो कहता है कि जी इसमें जो हार्ड की जगह आप SSD लगा दें, रैम 2 GB इंक्रीज़ कर दें और प्रोसेसर इतना कर दें, स्क्रीन का साइज़ इतना होना चाहिए या डिस्प्ले इतना आना चाहिए और प्रोसेसर ये वाला होना चाहिए। हम उसकी रिक्वायरमेंट सिस्टम अवेलेबल है, वो सिस्टम में जाके अपनी जैसे इंक्वायरी फीड करता है कि जी आपने रैम कौन सी लगानी है, हार्ड डिस्क कौन सी लगानी है, वो अपनी 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 रिक्वायरमेंट को सिस्टम में फीड करता जाता है। सिस्टम एट द एंड उसको उसका बिल जनरेट, उसका जो ना एक्सपेक्टेड इनवाइस जनरेट करके दे देता है कि आपकी इतनी प्राइस में आपको ये प्रोडक्ट मिलेगी। ठीक है, कस्टमर को प्राइस इमीडिएटली विजिबल होती है, फिर वो उसके मुताबिक ऑर्डर करता है और फिर उसी के मुताबिक जो है वो कॉन्फ़िगरेशन की जाती है प्रोडक्ट की और उसको ट्रांसफ़र किया जाता है। तो क्विक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड प्राइसिंग, जो कस्टमर ऑर्डर जनरेट करता है थ्रू ERP सिस्टम, वो उस ERP सिस्टम को हम उस सिस्टम के तहत वो सारी चीज़ें जो है ना वो कस्टमाइज़ की जाती हैं अकॉर्डिंग टू यूज़र रिक्वायरमेंट। ठीक है, यूज़र उसके अंदर अपनी रिक्वायरमेंट फिल कर देता है, उसकी प्राइस उसके सामने चली जाती है ऑटोमेटिकली और जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसके मुताबिक कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक नई प्रोडक्शन शुरू कर देता है। उसके बाद हमारे पास है रिड्यूसिंग नंबर ऑफ डेज ऑफ आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग से मुराद जो चीज़ें आप लोगों ने पे कर दी हुई हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन ने चीज़ें सेल कर दी हैं लेकिन अभी उनके पैसे नहीं आए, या चीज़ें जिनका ऑर्डर किया हुआ है वो अभी तक आपके इन्वेंट्री के अंदर नहीं आई, प्रोक्योरमेंट के अंदर, यानी कि हम ऑर्डर करके वेट कर रहे होते हैं ताकि वो चीज़ हमें पहुंच जाए, और दूसरे नंबर पे हम चीज़ सेल करने के बाद वेट कर रहे होते हैं कि उसका कैश इन हैंड आ जाए। तो ERP सिस्टम इस प्रोसेस को स्पीड अप करता है। ठीक है, जितना कैश इन हैंड अवेलेबल ज़्यादा होता है ना, उतना आपका जो है ना वो हम कहते हैं नई इन्वेस्टमेंट और बिजनेस प्रोसेस फास्टर होता है। कंपनी को ज़्यादा इस चीज़ की ज़रूरत होती है कि इन हैंड कैश जो है ना वो ज़्यादा हो। ठीक है, इन हैंड कैश ज़्यादा होगा, अल्टीमेटली जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हैं कंपनी के वो स्ट्रॉन्गर होंगे। तो ERP क्या करती है, इंक्रीज एडिशनल कैश अवेलेबल। एडिशनली कैश अवेलेबल होता है, लेकिन कैसे अवेलेबल होता है? अभी तो हमने बात की कि प्रोडक्शन हम उसके मुताबिक करते हैं, प्रोक्योरमेंट हम उसके मुताबिक करते हैं, ओवर टाइम नहीं लगाने पड़ते, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन इसके बरक्स हमारे पास क्या है, फास्टर एंड एक्यूरेट इनवाइस क्रिएशन ड्यूरिंग शिपमेंट, यानी कि जो इनवाइस क्रिएट होती है वो एरर फ्री होती है, उसमें गलती के चांसेस नहीं होते। ठीक है, क्योंकि वो सिस्टम से प्रोड्यूस हो रही होती है। और फिर अगर आपका जो कस्टमर है उसको शिपमेंट के अंदर कम टाइम लग रहा है, जहाँ पे शिपमेंट होती थी 2 महीने के अंदर, अब वहाँ पे 15 दिन के अंदर हो रही है शिपमेंट। 15 दिन के अंदर शिपमेंट होगी, कहाँ पे 2 महीने में होगी, 2 महीने में शिपमेंट होगी, तो 3 महीने के बाद वो आपको उसका पे बैक करेगा। अब उसको शिपमेंट 15 दिन के अंदर हो रही है, हम कहते हैं 2 हफ्ते के अंदर, तो 3 हफ्ते के अंदर अंदर शिपमेंट मतलब वो उसकी पेमेंट कर देगा। तो जहाँ पे आपके पास 3 महीने बाद कैश आना था, वहाँ पे 3 हफ्ते बाद कैश आ रहा है। तो इन हैंड कैश आने से कंपनी के जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हैं वो स्ट्रॉन्गर होते हैं। लेसर चांस ऑफ इनवॉइस एरर्स नहीं आती क्योंकि सिस्टम जनरेट कर रहा होता है। एंड डिस्प्यूट विद कस्टमर के साथ, क्योंकि वो कंप्यूटराइज चीज़ें हैं सारी, कस्टमर उसके ऊपर सेटिस्फैक्शन अपनी दे चुका होता है। ये नहीं होता कि वो आके कहे जी इस चीज़ का तो मैंने जो है ना वो ऑर्डर नहीं किया था, क्योंकि ऑर्डर जो है वो भी ऑनलाइन हमने पर उससे जो ना गेट किया, ऑर्डर भी ERP सिस्टम के थ्रू उसने दिया है, किसी का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तहत दिया, तो उसका ऑर्डर उसके सामने रख दिया जाता है। तो कस्टमर और जो वेंडर, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कंपनी है, उसके दरमियान डिस्प्यूट ख़त्म हो जाता है। ठीक है, झगड़े की नौयत नहीं आती। तो अल्टीमेटली जो सारी की सारी सेटलमेंट है, इंक्वायरी से लेके, कस्टमर ने इंक्वायरी की, उसके अगेंस्ट प्रोडक्शन चेक की गई, उसके अगेंस्ट उसकी शिपमेंट की गई, इनवाइसेस जनरेट की गई और बिल पे होने तक के तमाम प्रोसेस को सेटलमेंट कहते हैं। तो हम कहते हैं कि जहाँ पे सेटलमेंट 3 महीने के अंदर होनी थी, वहाँ पे 3 हफ्ते या उससे कम टाइम में सेटलमेंट हो रही है। तो ये फास्टर कर देता है आपके शिपमेंट प्रोसेस को, अल्टीमेटली कैश इन हैंड इंक्रीज हो जाता है। अकाउंट स्टेटमेंट्स एंड फॉलो अप लिस्ट। अकाउंट स्टेटमेंट से मुराद ये है कि कितने पैसे किस मंथ के दौरान आए हैं और कितने लोगों से हमने या कितने डिपार्टमेंट से, कितने कस्टमर से हमने पैसे लेने हैं, और फिर उनकी फॉलो अप लिस्ट हमारे पास सामने आनी शुरू हो जाती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाज़ दफ़ा ऑर्गेनाइजेशन जो है ना उसके जो कस्टमर उनकी तादाद ज़्यादा होती है, तो बाज़ दफ़ा कुछ कस्टमर जो हैं जिन्होंने अभी पेमेंट करनी होती है वो ओवरलुक हो जाते हैं। ओवरलुक होने से क्या होता है, वो कैश जो है ना वो इग्नोर हो जाता है, इग्नोर होते होते वो कंपनी के लॉस में चला जाता है।
तो हम अकाउंट रिपोर्ट जनरेट करते हैं, हम ये देखना है कि कैश कितना आना चाहिए था और कितना आ गया है, ठीक है, और कितना पेंडिंग है और कहाँ कहाँ से फॉलोअप होना चाहिए उसका। फॉलोअप से मुराद उसको हम रेगुलर बेसिस पे 30 और 45 डेज़ का रिमाइंडर लगा के हम उसको चेक कर सकते हैं कितनी दिन में ये कैश हमारे तक पहुँचना चाहिए था और नहीं पहुँचा, ठीक है। हम उसको फॉलोअप करते रहते हैं। तो हम डिपार्टमेंट बनाते हैं जो इनकी इंक्वायरी करते रहते हैं बाकायदा तौर पे कौन सा कस्टमर जो है ना वो पेमेंट को लेट कर रहा है। और फिर अल्टीमेटली अगला पॉइंट जो है कस्टमर विद पुअर डीलिंग इन पास्ट। जिन कस्टमर्स ने कमिटमेंट की थी कि पेमेंट जो वो 15 डेज़ में जो है ना वो सबमिट करवा देंगे और 15 डेज़ के बजाय वो 45 डेज़ के अंदर कर रहे हैं, 30 डेज़ के अंदर कर रहे हैं। जब हम नेक्स्ट टाइम वो कस्टमर आएगा तो हमारा सिस्टम आपको एक क्वेश्चन जनरेट करेगा, ERP सिस्टम एक क्वेश्चन जनरेट करेगा कि ये जो कस्टमर है इसने लास्ट पेमेंट जो है ना ये इतने दिनों में की थी, ठीक है। हम उनसे दोबारा डील करेंगे कि क्या इस तरह का मैकेनिज्म आप इस तरह भी रखेंगे। तो कंपनी डिसाइड कर सकती है कि हमने उसको प्रोजेक्ट जो है ना वो सेल करना है कि नहीं करना, ठीक है, अपनी प्रोडक्ट सेल करनी है या नहीं करनी। और अगर हम दे देते हैं फॉर एग्जांपल तीसरी दफ़ा, तो फिर हम बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाएंगे ना कि ये हैबिचुअल है, ठीक है, लेट जनरेट जो है ना वो कैश जनरेट करने का। तो फिर कंपनी जो है ना उसके टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करती है कि क्या कंपनी इतनी डिले कैश रिसीविंग के अंदर एक्सेप्ट कर सकती है। अगर वो एक्सेप्ट कर सकती है तो उस कस्टमर के साथ डीलिंग कर लेते हैं। अदरवाइज ERP सिस्टम आपको कंटिन्यूसली जो है ना वो क्वेश्चन जनरेट करता रहता है कि जी ये कस्टमर आपके साथ अच्छी तरीके से डील नहीं कर सका पास में, ठीक है। इम्प्रूव क्रेडिट मैनेजमेंट एंड रिसीवेबल प्रैक्टिसेस। कोई बच्चा मुझे इसके बारे में बताएगा व्हाट इज़ दिस, इस लाइन से क्या मुराद है? स्लीपिंग क्लास, स्टूडेंट्स आवाज़ आ रही है? सर नहीं पता। कोई और बच्चा बेटा, रिसीवेबल प्रैक्टिसेस। बेटा वो सारे पॉइंट्स हैं जो ऊपर डिस्कस किए गए हैं, उनका खुलासा है ये, ठीक है, कि इम्प्रूव क्रेडिट मैनेजमेंट, जो पैसे वसूल हो रहे हैं उनकी मैनेजमेंट, और रिसीवेबल्स जो अभी रिसीव होने हैं, ठीक है, यानी कि जो हमारी कंपनी की तरफ लाइबिलिटीज़ हैं, जो कंपनी को रिसीवेबल हैं, उनकी प्रैक्टिसेस इंप्रूव हो जाती हैं ऊपर जो चीज़ें हमने लिखी हैं। जी बेटा, हाँ जी बेटा, क्वेश्चन है कोई? नो क्वेश्चन। सो हम लास्ट पे चलते हैं, मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट रिडक्शन। मटेरियल और लेबर कॉस्ट के अंदर रिडक्शन आती है, ये उसी तरह की बात है जिस तरह कि हमने अभी इन्वेंट्री के बारे में बात की। जब आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सेस में इन्वेंट्री नहीं है, ना तो आपकी इन्वेंट्री एक्सपायर होती है और ना ही आपके पास एक ह्यूज जो ना वो स्टॉक ऐसी चीज़ों का अवेलेबल होता है जो कि यूजलेस है, ठीक है, वो कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। तो उसका इफेक्ट आपकी लेबर कॉस्ट के ऊपर भी आता है। उसका देखते हैं जी। कंसोलिडेशन ऑफ परचेज रिक्वायरमेंट फ्रॉम ऑल डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हेल्प रिडक्शन ऑफ इकोनॉमी ऑफ स्केल एंड देयर बाय रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट। हर डिपार्टमेंट से परचेज रिक्वेस्ट आती है। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, वो अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स जो है ना वो उसकी रिक्वायरमेंट परचेज रिक्वायरमेंट जनरेट करते हैं कि जी ये चीज़ें हमें परचेज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फैशन डिपार्टमेंट से एक रिक्वेस्ट जनरेट होती है कि जी हमको इतने जो है ना टाइप के डाइज चाहिए फॉर सम प्रिंटिंग पर्पस, हमने वो परचेज़ कर लेने हैं। अगर यहाँ पे ERP सिस्टम हो तो ERP सिस्टम में हम पहले चेक करेंगे कि क्या इस तरह के डाइज कहीं पे प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट में तो नहीं पड़े हुए, और प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट में अगर पड़े हुए हैं तो हम क्या करते हैं, उसको ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। तो मटेरियल कॉस्ट जो है ना वो रिड्यूस हो जाती है। हम देखते हैं कि जी एक लैब के अंदर जो है ना वो 2 AC रिक्वायर्ड हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि एक और लैब है उसके अंदर 2 AC हैं लेकिन वो इस्तेमाल में नहीं है, हम वहाँ से उठा के उसको ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये हमारे पास से मटेरियल कॉस्ट रिडक्शन का मैकेनिज्म है। उसके बाद हमारे पास आता है बेटर MRP। MRP क्या होता है? मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। MRP स्टैंड फॉर मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। कैसे कैसे मटेरियल की रिक्वायरमेंट जनरेट होती है, उससे हमें क्या होता है, नो एक्सेस इन्वेंट्री। आपको बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। हम हमारे पास जो अवेलेबल मटेरियल होता है हम उससे उसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं। ऐसे मॉड्यूल को ERP का ऐसा मॉड्यूल
जो कि आपके मटेरियल्स को मैनेज करता है, उसको हम कहते हैं मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। ठीक है, तो मटेरियल जो कि रिक्वायर्ड आपके पास अवेलेबल है, उसको हम बार बार परचेज करने के बजाय, बार बार उसको इन्वेंट करने के बजाय, या उसको हम किसी जगह से प्रोक्योर करते हैं, हम क्या करते हैं, हम सिस्टम में चेक करते हैं कि क्या किसी जगह पे ये मटेरियल अवेलेबल है या फ्यूचर में अवेलेबल होने वाला है। अगर अवेलेबल होने वाला है तो हम उस प्रोसेस को थोड़ा सा डिले कर लेते हैं, बजाय इसके कि हम दोबारा से इन्वेंट्री के ऊपर जाएं, क्योंकि इन्वेंट्री जो है वो मेजर कॉस्ट है, वहाँ से आपकी प्रोडक्शन स्टार्ट होती है। तो हम कोशिश करते हैं कि जो चीज़ें अवेलेबल हैं उनको यूटिलाइज़ करें। इसी चीज़ का नाम जो है ना वो ERP है, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग है। इंटरप्राइज के रिसोर्सेज को मैनेज करना जो है ना वो इन्वेंट्री कंट्रोल का इन्वेंट्री कंट्रोल के ज़ुमरे में आ सकता है। इन्वेंट्री कंट्रोल के जो है ना वो मेथड्स को हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें प्रोक्योर ना करनी पड़े। ठीक है, तो इन्वेंट्री प्लानिंग हम कह सकते हैं इसको, जो कि हम ऑलरेडी पिछली स्लाइड में पढ़ चुके हैं। Better visibility of future requirements helps vendor plan material better at competitive prices। ये हम ये देखते हैं, जिस तरह भी हमने बात की कि फ्यूचर में आपको किस तरह की चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, किसी भी तरह की प्रोडक्शन है, लेट्स सपोज हम बात करते हैं मोबाइल फ़ोन के हवाले से, तो हम देखते हैं कि मोबाइल फ़ोन जो है ना वो अगले 10 साल बाद कहाँ पे होंगे, अगले 5 साल बाद कहाँ पे होंगे, या अगले साल ट्रेंड कैसा होगा, हम उसके मुताबिक जो है ना वो चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, उसके मुताबिक हम चीज़ें परचेज़ करते हैं। ठीक है, अगर हम ये देख रहे हैं कि जो जिस तरह से अपैरल की हमने बात की, अपैरल गारमेंट्स वगैरह प्रोडक्शन की, तो हम ये देखते हैं कि सीज़न क्या है, तो उसके मुताबिक हम चीज़ों को प्रोक्योर कर लेते हैं, क्योंकि इन सीज़न चीज़ें जो है ना वो एक्सपेंसिव मिलती हैं। तो हम फ्यूचर प्लान्स उसके डिसाइड करते हैं कि हमने जो विंटर कलेक्शन हमने प्रोड्यूस करनी है, उसके लिए जो इन्वेंट्री है हम वो सितंबर में परचेज़ करने के बजाय अगर हम उसको जून में कर लें। ठीक है, मटेरियल प्लानिंग हो रही है, जो मटेरियल से हमारा रॉ मटेरियल प्लानिंग है, हम उसको सितंबर में परचेज़ करेंगे तो मे बी मार्केट में एक्सपेंसिव प्राइस में मिले हमको। अगर हम उसको वही जून में परचेज़ करते हैं, जब वो मार्केट आउट होता है, तो अल्टीमेटली वो आपको कम प्राइस पे चीज़ मिल जाती है। ठीक है, ये आपके ERP सिस्टम का फीचर है कि आपको बेटर फ्यूचर प्लानिंग प्रोवाइड करता है, उसके मुताबिक आप चीज़ों को इन्वेंट करते हैं अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए। बेटर प्रोडक्शन प्लानिंग, लो ओवर टाइम्स। ठीक है, जगह आप देखते हैं कि बिफोर टाइम आपके सिस्टम ने आपको जो ना वो एक अलार्म कर दिया है कि जी आपके अक्टूबर और नवंबर से आपकी जो ना वो जैकेट सेल होनी शुरू होनी है। तो हम बजाय इसके कि सितंबर में और अक्टूबर में आके प्रोडक्शन को जो हम फास्टर करें और ओवर टाइम लगाएं, लोग ओवर टाइम के ज़ाहिर कॉस्टिंग ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे हम ये सिस्टम प्लान करके आपको बता देता है कि ये चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में। अक्टूबर नवंबर में तो इसकी प्रोडक्शन हम अगस्त में स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो जो आपको हाई प्राइसिंग पे ओवर टाइम लेना पड़ता है ना लेबर का, वो आप उसको सेटल कर लेते हैं लो प्राइसिंग यानी कि रूटीन वर्क के अंदर। तो हम बिफोर टाइम वो चीज़ प्रोड्यूस कर लेते हैं मार्केट एनालिसिस के मुताबिक। बेटर सुपरविजन, एडजस्ट कैपेसिटी और लोड टू मीट स्केजुअल्स। ठीक है, बेटर सुपरविजन से मुराद यही है कि जब आपकी इन टाइम प्रोडक्शन हो रही होती है, चीज़ें आपको सिंगल क्लिक के ऊपर अवेलेबल होती हैं, आप उनको मॉनिटर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आपकी सुपरविजन बेहतर होती है, आप देखते हैं कितना रॉ मटेरियल था और उसके अगेंस्ट कितनी प्रोडक्शन हो चुकी है, कितने लोगों ने कितनी प्रोडक्शन कितने दिन में की है। ठीक है, कैपेसिटी को एडजस्ट करते हैं और लोड को मीट करते हैं बिफोर स्केड्यूल। अभी हमने बात की कि अगर आपका लोड आ रहा है विंटर कलेक्शन का अक्टूबर के अंदर आपको बहुत ज़्यादा लेबर कॉस्ट पे करनी पड़ रही है, ओवर टाइम लगाना पड़ रहा है ताकि आप मार्केट में अपनी कलेक्शन को इन टाइम लॉन्च कर सकें, तो क्यों ना आप उसकी प्रोडक्शन 2 महीने पहले स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो हम स्केड्यूल्स को मीट करने के लिए हम उसकी फ्यूचर जो ना एज बिफोर टाइम उसकी हम मैनेजमेंट करते हैं, बिफोर टाइम उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट कर लेते हैं और बिफोर टाइम उसकी प्लानिंग करके उसको मार्केट में लॉन्च कर देते हैं। तो ये फ़ायदा होता है, ये अल्टीमेटली आपकी कॉस्ट को रिड्यूस करता है और आपके बेनिफिट्स को इंक्रीज़ करता है। अब हमारे पास नॉन बेनिफिट्स एरियाज़ हैं कि यहाँ से बेनिफिट नॉन टेंजिबल बेनिफिट्स एरिया, बेनिफिट्स तो जनरेट हो रहे होते हैं लेकिन डायरेक्टली हमें नज़र नहीं आता, डायरेक्टली उसका कॉस्ट के ऊपर इफेक्ट नहीं होता, यानी कि मालिक जो है ना कंपनी का, उसकी जेब में इसका फ़ायदा नहीं जा रहा। ठीक है, फ़ायदा उसको मिल रहा है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन को भी मिल रहा है, लेकिन पॉकेट के अंदर नहीं जा रहा, यानी कि नॉन कैश बेनिफिट्स जो है ना उनको हम नॉन टेंजिबल बेनिफिट्स कह देते हैं। ईजी डाटा एंट्री जहाँ पे आपको 10-15 डाटाबेसेस अलग-अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर मेंटेन करनी पड़ रही थी, अब यहाँ पे एक सिंगल जगह पे एक डाटाबेस जो है ना उसको क्रिएट करते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन एट सिंगल क्लिक,
आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि जी जो है ना वो कितना स्टॉक अवेलेबल है, आपको एक डेटाबेस चेक करनी पड़ेगी। आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कितना कैश अवेलेबल है, आप फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाएंगे। आपको ये देखना है कि इस मंथ में कितनी सेल हुई है, आपको जो है ना वो अपने शिपिंग डिपार्टमेंट के पास जाना पड़ेगा। अगर वो सारी चीज़ें आपके ऑनर को सिंगल क्लिक के ऊपर अवेलेबल हो तो बेनिफिट है, नो डाउट कि ये वो कैश वाला बेनिफिट नहीं है, सर डायरेक्ट कैश मिल रहा है, लेकिन इन्फॉर्मेशन मिल रही है एट अ सिंगल क्लिक, तो अल्टीमेटली वो अच्छे डिसीजंस प्रोड्यूस कर सकता है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बेस्ट प्रैक्टिस प्रोसेस फॉलोड बाय द लीडिंग कंपनीज। आप अपने आप को मार्केट में कम्पिटेटिव एज पे रखते हैं। जब तक आप मार्केट में कम्पीट कर रहे हैं आप सर्वाइव कर रहे हैं, जब आप मार्केट में कम्पीट नहीं कर रहे आप सर्वाइव नहीं कर सकते। तो आप मार्केट में सर्वाइव करने के लिए आप देखते हैं बहुत सारी इंडस्ट्रीज, थाउजेंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज जो ना वो ERP का सहारा ले रही हैं अपने सिस्टम्स के लिए। तो आप ERP के ऊपर आएंगे, आप उनको कम्पीट कर सकेंगे। आपका कस्टमर देखता है कि आप भी उसी स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं जिस स्टैंडर्ड्स को दूसरी कंपनी फॉलो कर रही है। तो स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं, अल्टीमेटली कस्टमर सेटिस्फेक्शन आती है। फास्टर ऑपरेशन, क्विक गुड रिसीप्ट, परचेज ऑर्डर, सेल ऑर्डर और इनवाइस क्रिएशन विद मिनिमम डाटा एंट्री, कम से कम टाइम में। जहाँ पे 5 से 10 अलग से डाटाबेसेस हैं, अगर डाटाबेस नहीं है तो वो पेपर वर्क बहुत ज़्यादा है, उसके अंदर डिले बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जहाँ पे प्रोसेस 15 दिन में होता है, हम कहते हैं 2 महीने में होता है, अब वही सिस्टम 15 दिन के अंदर प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि सारी चीज़ें थ्रू सिस्टम मूव करती जा रही हैं। तो हो सकता है विद इन 15 मिनट वो कस्टमर रिक्वायर्ड जनरेट करेगा, स्टॉक चेक हो जाएगा, प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी और टॉप मैनेजमेंट उससे आगाह हो जाएगी और फाइनेंस डिपार्टमेंट उसकी जो ना वो इनवाइसेस के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारा काम विद इन 15 मिनट्स हो जाता है अगर आप ERP के ऊपर हैं। गो के प्रोडक्शन तो नहीं हो सकती 15 मिनट के अंदर, लेकिन ये सारे लोग उसके मुताबिक अपने आप को रेडी कर लेते हैं, उससे आगाह हो जाते हैं कस्टमर की रिक्वायरमेंट से, ठीक है। और अगर ये मैनुअल सिस्टम होगा तो भी फिर ये सारे प्रोसेस स्लो डाउन होंगे। तो हम कहते हैं कि ERP आपके ऑपरेशंस को फास्टर करती है, इससे आपको कॉस्ट बेनिफिट मिलते हैं, लेकिन डायरेक्टली कॉस्ट आपकी जेब में नहीं आ रही, बेनिफिट ज़रूर होते हैं। दैट्स वाई हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास नॉन टेंजिबल बेनिफिट्स हैं। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का? स्लीपिंग क्लास।